फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एस टॉपर्स। हम इंडियन इकोनॉमी रैपिड रिवीजन सीरीज़ में वो सारे टॉपिक्स समझ रहे हैं जो प्रीलिम्स 2020 के मद्देनज़र काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो आज का जो फर्स्ट टॉपिक वो क्या है, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। ये इंडेक्स हाल में ही रिलीज़ हुई और इंडिया को इस इंडेक्स के अंदर 76th रैंक हासिल हुई। ये इंडेक्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वो रिलीज़ करती है और इंडेक्स के अंदर 115 इकोनॉमी जो हैं उनके एनर्जी सिस्टम की जो परफॉर्मेंस है उसको मेजर करके रैंक्स दिए जाते हैं। जो टॉप 3 कंट्रीज़ इस इंडेक्स में है वो है स्वीडन, सेकेंड है स्विट्ज़रलैंड एंड थर्ड इज़ फिनलैंड। स्वीडन ने थर्ड कंसेक्यूटिव ईयर, मतलब दिस इज़ द थर्ड कंसेक्यूटिव ईयर जिसमें स्वीडन ने इस इंडेक्स में टॉप किया है। लास्ट 3 ईयर से स्वीडन ही नंबर 1 पे रहा है। यूएस इज़ ऑन 32nd रैंक, ऑस्ट्रेलिया इज़ ऑन 36th रैंक और जो 75 कंट्रीज़ हैं उन्होंने अपने एनर्जी सिस्टम को एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के हिसाब से उस सेक्टर में इम्प्रूवमेंट जो है वो शो की है या उन्होंने इम्प्रूवमेंट दिखाई है। ये इंडेक्स के टॉप 10 कंट्रीज़ के नाम हैं: स्वीडन, स्विट्ज़रलैंड, फिनलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, ऑस्ट्रिया, यूके, फ्रांस, नीदरलैंड एंड आइसलैंड। एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स EPI 2020। एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स जो है 2020 वो अभी हाल में रिलीज़ हुई है और इस इंडेक्स के बारे में ये है कि नीति आयोग इसे रिलीज़ करती है इन पार्टनरशिप विद इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस। ये एक डेटा ड्रिवन एक्सरसाइज है ताकि जो एक्सपोर्ट प्रमोशन के कोर एरियाज़ हैं उनको आइडेंटिफाई की जाए कर सके एट सब नेशनल लेवल। हाईलाइट क्या है रिपोर्ट के, टॉप 3 स्टेट्स इस रिपोर्ट में कौन कौन है। गुजरात इज़ द नंबर 1 रैंकर, महाराष्ट्र इज़ द सेकेंड एंड तमिलनाडु इज़ द थर्ड रैंकर। लैंडलॉक स्टेट्स के अंदर जो टॉप रैंकर है वो राजस्थान को मिली है, तेलंगाना इज़ द सेकेंड, हरियाणा इज़ द थर्ड। अच्छा, फोर्थ एंड फिफ्थ स्टेट्स आर दिस राजस्थान एंड उड़ीसा इन top states in export preparedness score। हिमालयन स्टेट्स के अंदर उत्तराखंड, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश आर टॉप स्टेट्स। यूनियन टेरिटरीज़ के अंदर दिल्ली, गोवा और चंडीगढ़ टॉप में है। 3 फंडामेंटल चेंजेस जो हैं वो चैलेंजेस जो हैं इंडिया फेस कर रही है इन एक्सपोर्ट प्रमोशन, वो क्या है कि एक्सपोर्ट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इंट्रा लेवल पे, मतलब स्टेट के अंदर भी और स्टेट के कंपैरिजन में, मतलब 3 स्टेट सपोज फॉर एग्जांपल लेते हैं तो इन तीनों स्टेट्स में या फिर एक ही स्टेट के अलग अलग रीजन में जो है वो एक्सपोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें काफ़ी डिस्पैरिटी है, मतलब वो एक समान नहीं है। तो जो एक्सपोर्ट जिस तरह से होनी चाहिए प्रोडक्ट्स की वो नहीं हो पाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर में डिफरेंस है। ट्रेड सपोर्ट जो एक्सपोर्ट को मिला हुआ है, जो स्टेट देती है ऐसी ट्रेड्स को सपोर्ट, वो काफ़ी पुअर है, अच्छा नहीं है। और R&D इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर टू प्रमोट द एक्सपोर्ट इज़ ऑल्सो नॉट गुड, इट इज़ वेरी पुअर। सो ये 3 फंडामेंटल चैलेंजेस हैं इन एक्सपोर्ट प्रमोशन फॉर इंडिया। अगर आप ये 3 जो चैलेंजेस है इनको अगर आप मेंस के आंसर में कोट करते हैं तो डेफिनेटली यू विल गेन गुड मार्क्स। नीरा एंड पाम गुड़। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन KVIC ने एक यूनिक प्रोजेक्ट के तहत नीरा और पाम गुड़ जो है वो प्रोड्यूस किया है और उसे लॉन्च कर रहे हैं। ये पालघर डिस्ट्रिक्ट जो कि महाराष्ट्र में है, ये इनिशिएटिव वहाँ लॉन्च हुई। पालघर डिस्ट्रिक्ट के अंदर 50 लाख से भी ज़्यादा जो पाम ट्रीज़ हैं वो वहाँ पर प्रेजेंट है। KVIC के अंदर ये जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर जो नीरा ड्रिंक है ये सॉफ्ट ड्रिंक के सब्स्टिट्यूट के रूप में कंट्री में लॉन्च की जाएगी और इसके वजह से आदिवासीज़ और ट्रेडिशनल ट्रैपर्स हैं जो कि ये नीरा ड्रिंक को क्रिएट करने में हेल्प करते हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलेगी। नीरा इज़ अ न्यूट्रिएंट रिच हेल्थ ड्रिंक है जो कि पाम ट्रीज़ से एक्सट्रैक्ट करते हैं बिफोर सनराइज़, मतलब सुबह सूरज उगने से पहले ही पाम ट्रीज़ से ये जो एक्सट्रैक्ट है पाम ट्री से वो निकाल लिया जाता है और उसके बाद ये ड्रिंक जो है वो बनाई जाती है। ये अभी तक इसके प्रोडक्शन को कमर्शलाइज नहीं किया जा सका था बहुत बड़े स्तर पे, क्योंकि जो मार्केट की टेक्निक है वो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मार्केट जो अभी तक
एक ये जो इस पाम ट्रीज़ के लिए है या उनके प्रोडक्ट्स के लिए है वो बहुत अच्छे से इस्टेब्लिश नहीं हुई है कंट्री में, तो इसीलिए अभी तक ये चीज़ नहीं हो पाई थी। नेक्स्ट टॉपिक इज सोशल स्टॉक एक्सचेंजेस। सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी ने एक वर्किंग ग्रुप बनाई थी सोशल स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर। उन्होंने नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को ऐसे प्लेटफॉर्म पे मतलब सोशल स्टॉक एक्सचेंज पे डायरेक्टली लिस्ट करने के लिए जो है वो रेकमेंड किया है। सोशल स्टॉक एक्सचेंज क्या होती है? इसके अंदर ये एक ऐसे तरह का एक्सचेंज है, इसके अंदर नॉन प्रॉफिट या फिर नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उनकी लिस्टिंग होती है और उनको एक ऑल्टरनेटिव फंड स्ट्रक्चर को एक्सेस करने की जो ऑप्शन है वो मिलती है। ये जो फंड रेजिंग है वो वेरियस इंस्ट्रूमेंट के तहत होता है, जैसे ज़ीरो कूपन, ज़ीरो प्रिंसिपल बॉन्ड, ऐसे बॉन्ड रहते हैं जिनके थ्रू एनजीओज़ या फिर जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है वो पैसे जो है वो कैपिटल फंडिंग या फिर और भी चीज़ों के लिए वो ले सकते हैं या रेज़ कर सकते हैं। अदर बॉन्ड्स जैसे फंड्स हैं, सोशल वेंचर फंड्स या म्यूचुअल फंड, तो इनके तहत वो पैसे यहाँ से उठा सकते हैं। जो सोशल स्टॉक एक्सचेंज का आइडिया है वो फाइनेंस मिनिस्टर ने अपने बजट 2019-20 के बजट में अनाउंस किया था, ताकि जो एक सोशल कैपिटल है बहुत बड़ा इंडिया में उसको अनलॉक किया जा सके और सोशल कैपिटल के साथ इसको पार्टनरशिप में डाल करके जो कोविड-19 की अभी प्रॉब्लम्स है लोगों के लिए उसको रिड्यूस किया जा सके। अब सबसे पहले यहाँ पर जो आपको समझना है कि ये सोशल कैपिटल क्या होता है। सोशल कैपिटल इज़ द पॉजिटिव आउटकम ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन। बहुत सारे लोग एक जगह पे आते हैं और उनकी जो इंटरेक्शन है वो कुछ उसका पॉजिटिव आउटकम होता है, और वो जैसे ह्यूमन इंटरेक्शन के कहाँ होते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये वन ऑफ द एग्जाम्पल है जहाँ पर लोग इकट्ठा होके उनके जो आउटकम है दैट इज़ वेरी प्रोडक्टिव। तो ऐसे जो सोशल कैपिटल है उनके अंदर जो बहुत सारे पैसे या फाइनेंस है वो जो है कन्वेंशनल कैपिटल से डिफरेंट होते हैं। उनको कन्वेंशनल कैपिटल से मिक्स करके काफ़ी प्रोडक्टिवली यूज़ किया जा सकता है अभी कोविड-19 के टाइम पे। अब जो ये सोशल स्टॉक एक्सचेंज है वो न्यू सोर्सेज के साथ साथ चीपर सोर्सेज जो है फाइनेंस का सोशल वेलफेयर प्रोजेक्ट्स के लिए उसके लिए जो है पैसे प्रोवाइड करा सकती है। यूके, कनाडा, ब्राज़ील में ऑलरेडी ऐसे सोशल स्टॉक एक्सचेंजेस अवेलेबल हैं। द SSE इज़ प्रपोज टू बी अ सेगमेंट ऑफ एन एग्जिस्टिंग स्टॉक एक्सचेंज। जो अभी एग्जिस्टिंग स्टॉक एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE या फिर NSE जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, उसी का एक सेगमेंट होगा, ताकि जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है इन दोनों के एक्सचेंज का उसको ही यूज़ किया जा सके, मतलब अलग से कोई इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट इज़ कैलामिटी सेस ऑन GST के ऊपर एक सेस लाने की बात जो है गवर्नमेंट सोच रही है, और ताकि जो कोविड-19 पैंडमिक से जो क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस ट्रिगर हुई है उसको काफ़ी हद तक संभाला जा सके। तो केरला जो है वो अभी तक इंडिया में एक ओनली स्टेट है जिसने एक तरह का जो सेस है, डिज़ास्टर रिलीफ सेस, वो 2018 के फ्लड के बाद इंट्रोड्यूस किया था अपनी इकोनॉमी में। और ये जो ऐसे सेस है वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न अंडर आर्टिकल 279A के तहत ऐसे सेस गवर्नमेंट ले सकती है, जो कि नेचुरल कैलामिटी या डिज़ास्टर जो होते हैं उनके लिए उस वक्त के लिए कुछ एडिशनल रिसोर्सेज वो रेज़ कर सके, पैसे मिल सके। इसीलिए ऐसे सेस का जो प्रोविज़न है वो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है अंडर आर्टिकल 279A। अब जो GST कॉम्पनसेशन टू स्टेट्स एक्ट 2017 है, इसने जो सेस है वो उसका जो परसेंटेज है वो अप टू 15% बोला है कि गवर्नमेंट जो है वो ले सकती है। तो इस GST एक्ट के अंदर 15% तक का जो सेस है वो आप सोच सकते हैं कि गवर्नमेंट चार्ज कर सकती है। नेक्स्ट इज़ कंसोल बॉन्ड्स। सो कंसोल बॉन्ड का इंट्रोडक्शन जो है गवर्नमेंट अपने फंड को स्टिमुलस करने के लिए सोच रही है कि इसको इंट्रोड्यूस करे। तो कंसोल बॉन्ड्स क्या होते हैं? ये एक तरह का परपीचुअल बॉन्ड है और एक फ़िक्स्ड इनकम बॉन्ड होता है। मतलब फिक्स्ड इनकम मतलब इसके अंदर जो आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगी, ये बॉन्ड खरीदने पे आपको जो एक पीरियोडिकली इंटरेस्ट रेट मिलेगी वो फिक्स होगी, लेकिन जो मेच्योरिटी डेट होगा वो इसमें नहीं होगा। मतलब जो आप नॉर्मली बॉन्ड जानते हैं उनमें एक मेच्योरिटी डेट लाइक 5 ईयर्स का जो है वो मेंशन्ड रहता है कि हाँ भाई 5 साल के बाद आपको ये बॉन्ड वापस करना होगा,
और जो बायर होगी बॉन्ड की उनको वो प्रिंसिपल के साथ इंटरेस्ट रेट भी मिलेगा। बट यहाँ पर कोई मैच्योरिटी डेट नहीं होगी कंसोल्ड बॉन्ड्स की, ये एक तरह की इक्विटी है। अब जो बॉन्ड्स जो हैं वो कब रिडीम हो सकते हैं, ये इशूअर के ऊपर रहेगा, जिसने बॉन्ड इशू किया है उसके मन के ऊपर रहेगा कि कब बॉन्ड को जो है वो रिडीम करना है। तो इसीलिए यहाँ इसमें जो है कोई मैच्योरिटी डेट जो है वो फिक्स नहीं हुई है। ऐसा जो कंसोल्ड बॉन्ड्स हैं वो इशू किया गया था 1917 बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट टू रेज फंड्स फॉर जो वर्ल्ड वॉर 1 के लिए फंड की ज़रूरत हुई थी, उसको पूरा करने के लिए कंसोल्ड बॉन्ड्स इशू किए गए थे 1917 में। कंसोल बॉन्ड्स, यहाँ पर एक न्यूज़ है कि कंसोल बॉन्ड्स क्यों ज़्यादा प्रेफरेबल है पीएम केयर फंड से, लोग इसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड क्यों हैं। सबसे पहले है कि कंसोल बॉन्ड से जो रेवेन्यू जनरेट होगी उसको मेडिकल, इंडस्ट्रियल या फिर बहुत सारे वेलफेयर मेजर्स के लिए यूज़ किया जा सकेगा। लेकिन पीएम केयर फंड है वो स्पेशली कोविड-19 के लिए जो क्राइसिस के लिए रेवेन्यू जनरेट करने की बात होती है वो सिर्फ इस पर्टिकुलर एरिया तक ही सीमित है, ना कि अदर एरियाज़ में इसके पैसे यूज़ होंगे। जो ये कंसोल्ड बॉन्ड जैसे हैं बॉन्ड्स वो रिस्क फ्री होते हैं क्योंकि ये गवर्नमेंट के द्वारा इंट्रोड्यूस किए रहते हैं और इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी अट्रैक्टिव ऑप्शन रहते हैं क्योंकि जो रियल स्टेट मार्केट है अभी वो काफ़ी श्रंक हो गई है और इसमें प्रॉफिट नहीं हो रही है, इसलिए लोग ऐसे बॉन्ड्स की तरफ अट्रैक्ट होंगे। इनमें इसलिए भी अट्रैक्टिव है इन्वेस्टर्स के लिए क्योंकि गवर्नमेंट इन सारे बॉन्ड्स में टैक्स रिबेट या फिर कूपन रेट के ऑप्शंस भी प्रोवाइड करा सकती है। नेक्स्ट है डिजिटल करेंसी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट। चाइना ने अभी हाल में ही ऑफिशियल डिजिटल करेंसी इशू करने की जो एक अनाउंसमेंट है वो की थी और इसके साथ ही जो एक वर्चुअल मनी पेमेंट सिस्टम है उसकी शुरुआत होगी वर्ल्ड में पहली बार। तो ये न्यू करेंसी के बारे में बात करते हैं, उसका नाम क्या है, डिजिटल करेंसी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट, जिसको हम DCEP भी शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं। ये ऑफिशियली रिलीज़ नहीं हुआ है लेकिन चाइनीज़ जो सेंट्रल बैंक है उसने कहा कि हम पायलट बेसिस पे चाइना के कुछ सिटीज़ में इसको टेस्ट करना चाहते हैं। अगर ये ऑफिशियली इशू हो जाती है तो वर्ल्ड में ऐसा फर्स्ट इंसिडेंस होगा जहाँ पर किसी कंट्री की सेंट्रल बैंक ने डिजिटल करेंसी ऑफिशियली इंट्रोड्यूस की होगी। डिजिटल करेंसी के बारे में जानते हैं, ये ऐसे करेंसीज होते हैं जो कि सिर्फ कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन्स के तहत ही आप किसी को पेमेंट कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, इसीलिए इनको डिजिटल करेंसी बोला जाता है। और ये इलेक्ट्रिक फॉर्म में होते हैं, डेफिनेटली इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होंगे, मतलब ये इनटैंजिबल है, इनको आप टच नहीं कर सकते हैं, फील नहीं कर सकते हैं, सिर्फ आप इसको कंप्यूटर के थ्रू लेन देन जो है वो हो सकता है। जो क्रिप्टो करेंसीज़ के बारे में आप सुनते हैं जैसे बिटकॉइन या फिर वर्चुअल करेंसीज़ होती है वो डिजिटल करेंसीज़ की ही सब कैटेगरीज है। तो डिजिटल करेंसी इज़ अ वाइडर टर्म जिसके अंदर क्रिप्टो करेंसीज़ जैसी जो करेंसी है डिजिटल करेंसी वो आती है। डिजिटल करेंसी स्टेबल होती हैं और मार्केट के अंदर ट्रेड भी हो सकती हैं। जो क्रिप्टो करेंसीज़ हैं वो सिर्फ कंज्यूमर के सेंटिमेंट, कहने का मतलब है कि क्रिप्टो करेंसीज़ की जो ट्रेडिंग होती है या उसकी जो प्राइस अप एंड डाउन होती है वो एक तरह से इंट्यूशन बेस्ड है। अगर लोगों को लगता है कि आगे चल के ये करेंसी जो है वो डिमांड में रहेगी तो उसकी प्राइस हाई होती है, अगर उसकी डिमांड लोगों को लगता है कि नीचे हो जाएगी तो वो पैसे जो हैं वो वैल्यू जो है क्रिप्टो करेंसीज़ की वो डाउन होती है। लेकिन डिजिटल करेंसीज़ आर स्टेबल, मतलब ये सेंट्रल बैंक ही इसको जो है वो रेगुलेट करेगा और ये मार्केट में जो है वो यूज़ भी हो जाएगी। तो इट्स डिफरेंट देन क्रिप्टो करेंसीज। बिटकॉइन से डिजिटल करेंसी अलग होगी, इसलिए आप डिजिटल करेंसी या फिर क्रिप्टो करेंसी को एक मत